जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 मैं हूँ लड़की कुंवारी तो कुंवारा लड़का तेरे गुण गाऊंगा मैं कर दे ये काम तू है गोविंदा दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो माना ये मैंने माना अय्यो अय्यो ये गाना। दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो बोले दिलीप मेरे पास एक गाना है, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना। मैं बोला ठीक है हो गया तेरा। आशियाना बना दे। वो आता है अपनी, देखा होगा न्यूज आती रहती है ना कि फलानी पिक्चर ने 500 का कर लिया, अभी कहाँ कर लिया भाई, हम तो देखे ही नहीं कहीं। वो ऐसे प्रभु हैं कि ऐसे भगवान हैं कि सबकी सुनते हैं। तो मटकी ठेकेदार गाना था ओ माँ शेरा वाली, उसमें डांडिया बजाने का ढोल बजाने का मुझे 120 रुपया मिलने वाला था। सुरमा भोपाली करने के बाद में 5 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं। फाइट मास्टर, रेस डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, ये जितने भी महकमे होते हैं उन महकमों में मेरी दखलंदाजी होने लगी। फिर उसके बाद में हमें एक फिल्म मिली जुल्म की हुकूमत। तो यश जी ने जब वो ऑर्केस्ट्रा देखा, जब हम लोगों का काम सुना, तो मेहरबान पिक्चर में मिथुन चक्रवर्ती जी आशा जुल्का जी की शादी हो जाती है। इंटरकट में उन्होंने हस्बैंड वाइफ के सीन जाते हैं, मगर बाहर लेडीज संगीत हो रहा है। बोलो गोरी बोलो जरा इतनी सी बात, आज सिचुएशन नहीं है, कुछ भी दे दिया, स्वांग से करेंगे सबका स्वागत। तो आज का संगीत और आज के सिंगर और आज के म्यूजिक डायरेक्टर जस्ट लाइक बुलबुले हैं। वो फिल्म तक ठीक रहते हैं, कब फट जाए पता नहीं। ओले ओले ने हमें एक नया नाम दिया, एक नया रूप दिया। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले जैसे हम लोग करते हैं ना, हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, और अब ये मैंने कहाँ से उड़ाया। कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम जी, साधना जी, अनुराधा जी, अलका जी। A.R. रहमान का एक बयान भी आया था बीच में, क्या वो सही है कि रहमान जी का जो उनका जो एटीट्यूड और जो स्टाइल था वो कंपनियों को भाया नहीं। रहमान जी का एक जो स्टाइल था ना कि मैं अपना गाना बनाऊंगा तो आप सिर्फ मेरा गाना यूज कर सकते हो, आप मेरे ट्रैक या मेरे गाने को काट छाट वो नहीं करोगे। लेकिन देखिए एक और चीज जो है, बॉलीवुड इंडस्ट्री पे हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि बहुत नेपोटिज्म है। कुछ नहीं, उदय चोपड़ा यश जी के बेटे थे, 3 पिक्चरें आई, धूम वगैरह, शाहरुख खान के साथ ही सारी पिक्चरें बनाई। ये सब बोलने की बातें हैं कि जब काम नहीं मिलता है तो आदमी बोलता नहीं पुलिस। अरिजीत जी सॉरी, मिथुन ने पिक्चर दी थी आशिकी 2, एक लड़का और अच्छा है, अंकित अंकित अंकित। ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम। उसमें मिथुंदा थे, जो इन्होंने डांस मतलब क्या होता है वो बताया कि हीरो डांस कर सकता है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स जिसकी वजह से आप आज यहाँ पहुंचे? गुलशन कुमार म्यूजिक डायरेक्टर को एक नई पहचान दिलाई। 40 दिन तक तपस्या की थी भोलेनाथ की, वो क्या कहानी थी वो बताइए मुझे। इसी बात पे तो मेरी बीवी मेरे पे खुश हुई थी कि हनुमंत की लपेट दे लंगूर की झपेट दे दुष्ट को दपेट चरपेट चाकला न बचे न कचरा तत तत हो तो कटकट गिरी से ने फटाफट पटी पटी बात। नाइन्टीज के वो गाने जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, वो दौर जब हर धुन में सच्चाई थी और हर लिरिक्स में कहानी। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बॉलीवुड को वो म्यूजिकल गोल्डन एरा दिया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन की। सर बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार। देखिए मैंने अब तक मेरी जिंदगी में कई इंटरव्यू दिए होंगे, मगर ये अपने आप का एक अनोखा अछूता इंटरव्यू है जो मैं अपने परिवार के साथ देने जा रहा हूँ। और जैसे बिटिया ने बताया 90 के दौर में, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा बेटा जी, हम लोग 90 से नहीं, हम लोग 1935 से हैं जी। और मेरे पिताजी भी संगीतकार थे फर्स्ट जनरेशन में जी। सेकंड में मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी, थर्ड में हम चाचा भतीजा दिलीप सेन, समीर सेन,
4th में मेरा पोता सोहेल सेन जी और 5वां पीढ़ी में मेरा परपोता भी अभी आने वाला। तो आप लोगों के आशीर्वाद से, भोले की कृपा से, अल्लाह के करम से हम लोग 5 पीढ़ी से इस फिल्म लाइन में हैं। और जैसे आपने बताया 90 के दशक में जी वो एक दौर ऐसा था संगीत के विषय में, मैं समझ रहा हूँ जाता हुआ दौर था संगीत का, हमारा आने का था। क्योंकि 2000 के बाद में फिर उथल पुथल काफ़ी हुआ, अच्छे अच्छे संगीतकार भी आने लगे उस दौर में, फिर हम लोग धीरे धीरे पीछे हटते गए। मगर हम खुश हैं कि उस दौर में हमारे साथ में यश चोपड़ा जी, गुलशन कुमार जी, गुड्डू धनवाजा, कुकू कोहली जी, नरेश मल्होत्रा, दीपक सरीन जी, के रविशंकर जी, राहुल गुप्ता जी और काफ़ी दिग्गज लोग हमारे साथ थे। तो उनकी वजह से हमारा म्यूज़िक अच्छा बन पाया। ये तो आप बहुत बात आ गया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में आपने मैंने सुना है कि 40 दिन तक तपस्या की थी भोलेनाथ की, वो क्या कहानी थी, वो बताइए मुझे। भोले बाबा को मैं बहुत मानता हूँ। और होता क्या है कि इंसान जब अपने आप से मायूस होता है, तो हम फिल्मों में भी देखते थे, क्योंकि फिल्मी माहौल रहा है मेरा, लोगों से भी सुनते थे कि अगर चारों दरवाजे बंद हो जाए या आपका अगर जहन ना चलता हो और आपके आस पड़ोस में, क्योंकि आज का ज़माना बहुत अलग है, आज के ज़माने में आपको सलाह देने के लिए अच्छे बुरे सब मिल जाते हैं। मगर जिस वक्त हमारा दौर चल रहा था, 80 के दशक की बात कर रहा हूँ ये बात, उस वक्त आपको बहुत मुश्किल होता था कि कोई आदमी आपको आके प्रॉपर गाइड करे या कोई जगह दिखाए। क्योंकि मैं उस दौर में डांस मास्टर हुआ करता था, मेरे परिवार में कुछ ऐसा हादसा हो गया था कि मेरे बड़े भाई साहब मदन सेन जी और मेरे पिता जमाल सेन जी का इंतकाल हो गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला हुआ हूँ। तो लोगों से सुना भी था और महसूस भी किया कि भाई अगर चारों रास्ते बंद हो जाए या आपको कुछ सूझना है तो ज़रूर किसी ऐसी आध्यात्मिक जगह जाओ जहाँ आपको मेंटली सुकून मिले। तो भोले बाबा जो हमारे हैं वो ऐसे प्रभु हैं कि ऐसे भगवान हैं कि सबकी सुनते हैं। क्योंकि उनके चमत्कार समझिए या जो उनके वरदान समझिए, आप सुन के हैरत में हो जाते हैं कि यार उन्होंने राक्षसों को भी वरदान दिया, देवों को भी वरदान दिया, इंसानों को भी दिया। तो मैंने सोचा शायद मुझे भी मिल जाए। फैक्ट ये बात है कि मैं 15वें दिन में जागरूक हो गया था। अच्छा। अब आप सोचोगे कि फिल्मी बातें हो रही, बातें फिल्मी ज़रूर है, मगर मैं जीता जागता एक इंसान हूँ आपके सामने कि आप बोल सकते हैं कि नहीं यार, इस आदमी को देख के पहचान सकते हैं कि इस आदमी ने बाबा के मंदिर में सेवा की। 15 दिन के बाद में जागरूक हुआ। एक डांस मास्टर से जिसकी हैसियत थी 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया और 25 रुपया ट्यूशन की फीस होती थी। और उस ज़माने में, जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ 70 के दशक की, उस वक्त 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा चलता था। तो हम 5 पैसा भी टिकट का बचाते थे कि भाई दो स्टॉप उतर जाएं, पहले पैदल चलेंगे तो 5 पैसा बच जाएगा। तो वो ज़माने से मैं ये सब देखता आया। तो तकलीफ़ें बहुत देख के थी, क्योंकि डांस मास्टर बड़ा आदमी तो बन नहीं सकता, शहर में था बड़ा आदमी बनना है। जब मैं बाबा के दरबार से उस मंदिर से निकला, किलेश्वर मंदिर है बॉम्बे में, मड आइलैंड में, 15वें दिन मैं जागरूक हो गया कि मुझे दिखने लगा कि मैं किसी को भी आशीर्वाद दूँ तो फल जाता था। कोई मुझसे आके पूछते थे कि अच्छा, उसमें यह था कि मुझे कोई छू नहीं सकता था, ऐसे हाथ नहीं लगा सकता था। अच्छा। मुझे बात करनी तो दूर से ही बात करो, या बहुत अगर मुझे छूने का शौक है तो सिर्फ मेरा पैर का जो अंगूठा है उसको हाथ लगा सकते हो आप। जैसे पैर छूते हैं ना लोग, तो ऐसे पैर को हाथ लगा के नहीं, सिर्फ अंगूठे को आप छू सकते हो। तो ये मैंने 40 दिन पालन किया उस चीज़ का। और उस दौर में जिस वक्त मैं किलेश्वर में जाता था, आप यकीन मानिए, या तो भोले जानता है या मैं जानता हूँ, पूरा जंगल था, सांप हमारे साथ ही रहते थे। हाँ। आपको मंदिर में खाली ये महसूस करना कि यहाँ सांप है, जब ऐसा पलट के वापस देखते तो वहाँ सांप दिखता था। मगर जब तक मैं रहा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ना वहाँ अभी भी कोई तकलीफ देते हैं। सूरमा भोपाली वहीं से मिली थी क्या? जी हाँ, बताता हूँ, मैं वही किस्सा बताने जा रहा हूँ आपको। वहाँ हम चले गए तो हमने साल भर तक वहाँ अपने आप को सर्च करते रहे कि हम हैं क्या। तो वहाँ पे एक शख्सियत आती थी जिनका नाम है असद भोपाली साहब। अच्छा। जो अपने ज़माने के बहुत सुपर स्टार रहे गीतकारों में, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये दोस्ती वगैरह के काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों के गाने लिखे हैं उन्होंने। वो अक्सर ड्रिंक के बाद मुझे बोलते थे कि यार तू म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है। मैंने कहा क्यों चाचा, मजाक कर रहे हो यार, कौन बनाएगा मुझे। तो अचानक एक दिन वो मुझे बोलते हैं कि तुम फलां दिन तेरे को चलना है। तो हम हमारे पार्टनर जो हैं समीर सेन जी से बोला, यार ऐसे ऐसा एक मौका मिल रहा है। बोलो कौन है क्या? मैं बोला वो पता नहीं, कोई हमें म्यूज़िक डायरेक्शन देना चाहता है।
तो वहाँ से वो एक दिन हमें ले गए जगदीप साहब के यहाँ, और वो साल थी शायद 82, 81। फिर वहाँ से एक करियर शुरू हुआ। अगर आप बीच में ना टोके तो इसका आगे की कहानी सुना दूँ। हाँ हाँ, जरूर, बिल्कुल जरूर बिल्कुल। सुनिए। कहानी ये थी कि मुझे कभी पैसे की ज़रूरत होती थी मंदिर में जाने के बाद, तो मुझे समीर सेन जी 20-25 रुपये दे देते थे। अच्छा। और वो ऐसे जैसे दान में देते हैं ना, ये लो। एक दिन मैं रात को गया, मैं बोला यार 20 से नहीं थोड़ा ज़्यादा दे। बोले एक काम कर चाचा, कल आ जा महबूब में। बोले क्या है? बोले वहाँ एक गाना है। तो एक मट ठेका होता है, मटकी ठेका, वो हर एक को बजाना नहीं आता, ढोल के ऊपर विदाउट लकड़ी के। अच्छा। तो वो मटकी ठेका मुझे ही आता है, बहुत कम रेयर लोगों को आता है। तो मटकी ठेका था, गाना था ओ माँ शेरा वाली, मर्द फिल्म थी शायद, ओ माँ शेरा वाली। हाँ, अमिताभ बच्चन पे जो शो फिल्म आ गया। उसमें डांडिया बजाने का, ढोल बजाने का मुझे 120 रुपया मिलने वाला था। अच्छा। मैं सोचा अपने 5-6 दिन निकल जाएंगे। तो मैं ये फैक्ट कह रहा हूँ आपको कि जब मैं तीसरी सीढ़ी पे महबूब की स्टूडियो पे पैर रखा, तो मेरी आत्मा से अंदर आवाज़ आया कि एक दिन एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं इस पे पैर रखूँगा। फिर समीर सेन जी मुझे ऊपर ले गए, बोले ये रिकॉर्डिंग रूम का वो रूम है जहाँ गाना रिकॉर्ड होता है, ये मशीन है, इस पर ये हेड गिरेंगे, फिर इस पर गाना रिकॉर्ड होगा। तो मैं बोला इसमें गाना रिकॉर्ड होता है? बोला हाँ है। मैं बोला ठीक है। मैं बोला अंदर गए तो बोले ये मॉनिटर रूम है, ये रिकॉर्डिस्ट बैठेगा, यहाँ प्यारे भाई बैठते हैं, यहाँ लक्ष्मी जी बैठते हैं। मेरे दिल ने कहा एक दिन तू यहाँ बैठेगा, मैं यहाँ बैठूंगा। ये मैं अपने मन में सोच, उसको मैं समीर सेन जी को नहीं बोला। फिर अंदर ले गए मुझे, तो वहाँ सारे म्यूजिशियनों की भीड़। अच्छा, मेरे पास कार्ड नहीं तो कोई भी निकाल सकता था मुझे, तो मैं डरे डरे समीर सेन के पीछे ही रहूँ कि यार ये कोई मेरे को पकड़ के बाहर नहीं कर दे। खैर एनीवे गाना वाना हो गया, सब कुछ हो गया। ईश्वर की देन देखो, ये सुरमा भोपाली मिली 1983 में 16 मार्च को। अच्छा। वही सीढ़ियाँ, वही तीसरी सीढ़ी पे दिलीप सेन का पैर, वही मॉनिटर रूम, वही पहली फिल्म सुरमा भोपाली, हाँ। और पहला गाना रिकॉर्ड हुआ आशा जी की आवाज़ में। तो वहाँ से इस तरीके से मेरा करियर शुरू हुआ। और इस दौरान आपको कब फील हुआ कि हाँ ये मैंने कर दिया है? मतलब ये तो आपने स्ट्रगलिंग पीरियड बता दिया, लेकिन होता है ना कि लगता है पहुंच चुका हूँ मैं वहाँ पे। नहीं, ये आपकी नज़र में पहुंच चुका हूँ, मगर दरअसल स्ट्रगल उसके बाद शुरू हुआ। हाँ। सुरमा भोपाली करने के बाद में 5 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं। उसका कारण ये था कि मेरे जो पार्टनर है समीर सेन जी, उस वक्त वो इंडस्ट्री के नंबर 1 प्लेयर थे। वो दिन में 2-2, 3-3 रिकॉर्डिंग बजाते थे। तो उस ज़माने में वो 2,500 से 3,000 रुपया रोज़ कमाते थे। तो उनको ये डर था कि अगर कहीं लोगों ने सोच लिया कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गया तो मुझे काम नहीं देंगे, तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो मैं फिर क्या किया कि मुझे रहने की भी प्रॉब्लम थी और कोई जानता भी नहीं था, तो मैं जगदीप के यहाँ ही चला गया। तो मैंने 3-4 साल जगदीप साहब के साथ रह के पूरी फिल्म मेकिंग क्या होती है, तो फिल्म मेकिंग में क्या होता है, शुरुआती सबसे नीचे का जो तकबा होता है वो होता है स्पॉट बॉय, और ऊपर आता है प्रोड्यूसर। उसके बीच में सारे महकमे आते हैं, कैमरामैन, फाइट मास्टर, रेस डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, और आपका लिरिक्स राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर। ये जितने भी महकमे होते हैं उन महकमों में मेरी दखलंदाजी होने लगी। वो इसलिए होने लगी क्योंकि मैं डांस मास्टर होने के नाते मैं अपने ज़माने में बच्चों के साथ नृत्य नाटिकाएँ करता था। तो मुझे इल्म था कि बच्चों को ड्रेस कैसे पहनाना, उनका मेकअप कैसे करना, स्क्रीन प्ले का नॉलेज था। तो उस फिल्म ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और मुझे पता चल गया कि भाई एडिटिंग क्या होती है। नहीं तो उससे पहले मुझे पता नहीं था। मैं ये सोचता था कि शूटिंग हो गई, पिक्चर देखते हैं हम लोग। दरअसल होता है कि उस ज़माने में मोबाइल वगैरह चलती थी, पिक्चर की एडिटिंग वगैरह होती थी, जॉइंट करते थे वो 5 साल के बाद में फिर हम घर बैठे हुए थे। समीर सेन जी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर हमें एक फिल्म मिली अंधेर कर दी उस दौर में, तो भी वो समीर सेन जी का इंटरेस्ट नहीं था कि ठीक है। फिर उसके बाद में हमें एक फिल्म मिली जुल्म की हुकूमत, साजिद नाडियावाला। साजिद नडियाद की। वहीं पे उद्घाटन करने गए थे जब यश चोपड़ा आपको मिले थे। क्या थी वो पूरी कहानी? तो ये कहानी ये थी कि साजिद नडियाद वाला की पहली फिल्म। तो उसने समीर से बोला यार समीर, तेरी इतने सब लोगों से परिचित है तुम, तो कोई बड़ा आदमी ला फूल हार के लिए, ओपनिंग के लिए। पहले क्या होता था कि मुहूर्त के वक्त नारियल के लिए या कैमरा ऑन के लिए बड़ी शख्सियत को लाया जाता था, जिससे स्क्रीन में फोटो आ जाती थी, थोड़ा इंटरव्यू वगैरह छप जाता था। उस वक्त ये मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक नहीं था उस वक्त। इसलिए समीर ने बोला यार मैं यश जी के यहाँ काम करता हूँ शिवरी के साथ,
तो मैं यश जी से पूछता हूँ। तो उसने जब यश जी से पूछा तो यश जी बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो यश जी ने जब वो ऑर्केस्ट्रा देखा, जब हम लोगों का काम सुना, तब उन्होंने उसको ऑफर दी कि यार एक मैं वीडियो फिल्म बना रहा हूँ, अच्छा। आईना। हाँ, दीपक दो सरीन- फिल्म मिली थी आपको, एक आईना थी और एक और थी उसी दिल दौरान लगी। है। हाँ, ये दिल। नहीं, मगर उससे पहले हम हिट हो चुके थे। अच्छा। तो आईना का मैं किस्सा सुना रहा हूँ। तो आईना के अंदर ये हुआ कि बोला वीडियो फिल्म है, आप आ जाओ। उस दौर में वीडियो फिल्म का चलन शुरू हुआ था। अच्छा। सिमारो करके एक कंपनी है, सिमारो। वो वीडियो फिल्में बनाना शुरू की थी उसने। तो एक लड़की थी परसिस खम्बाटा करके, वो हीरोइन होती थी उसमें। तो हम बोला ठीक है, जैकी श्रॉफ, जूही चावला, अमृता सिंह। तो खैर वो फिल्म हमको मिली तो हम सिटिंग भी किए। उसका भी किस्सा ये है कि हम उसमें 2 सिटिंग में फेल हो गए। तो मैंने जैसे बताया आपको, मैं डांस मास्टर हूँ, तो मैं आदमी की शक्ल देख के पहचान जाता हूँ कि अभी क्या सोच रहा है ये। तो मुझे लगा कि हम फेल हो गए, ये अभी निकालने को बोल दिया, मतलब हम निकल चुके हैं इस पिक्चर से। अच्छा। तो यश जी बोला अच्छा समीर, दिलीप जी नेक्स्ट पिक्चर सोचते हैं अपन आराम से, नेक्स्ट करते हैं आपके साथ। मैं बोला नहीं सर, एक सिटिंग मुझे और दीजिए। तो देख के हंसने लगे, बोले दिलीप जी 2 सिटिंग हो गई, और आप दोनों बार वही गाने सुना रहे हैं, तो हमारी सिचुएशन में वो गाने फिट नहीं हो रहे। नेक्स्ट में हम सोचते। मैंने बोला नहीं सर, एक बार मुझे एक मौका और दीजिए। बोले कितने दिन में? बोला 2 दिन। बोले 2 दिन में बन जाएंगे गाने, नए गाने बना सुनाओ। मैं बोला हाँ सुनाता हूँ। मैं कह के निकल गया। तो समीर सिंह जी बाहर आते, पूछे यार तुमने तो ऐसे कह दिया जैसे गाने तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा। मैं बोला मेरे को ये बता यश जी की फिल्में कौन कौन सी है? तो उन्होंने कहा कि भाई फिल्में तो बहुत सारी है उनकी। तो अब मैंने उनकी 2 फिल्में, सिलसिला का एक गाना अपने ख्याल में लाया, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, बोला ये पहाड़ी हो गया। दूसरा मैंने गाना तेरे मेरे होठों पे, चांदनी का गाना। तो मैंने बोला यार ये दोनों गानों को एक कर देता हूँ। तो मैंने दोनों गानों को मिक्सर में डाल के गाना बनाया, दिल ने दिल से क्या कहा, सुंदरा सुंदरा दे रहा है क्या सदा, सुंदरा मौसम बहारों का, अरे यार ये गाना बन गया। उसके साथ साथ एक गाना और बनाया हमने, गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। 2 दिन बाद मैं बोला अब हो गया। अब अगर ये 2 गानों के बाद में अगर वो हमको पिक्चर नहीं देते हैं तो फिर हमारा नसीब। हम चले गए, गाना सुनाया, जैसे ही गाना सुनाया तो हिल गए वो। सुनते बोले यार कमाल किया तुम लोगों ने। फिर जो हमारे गाने रिजेक्टेड थे वो भी पास हो गए, मेरी सांसों में तुम वगैरह, वहाँ से वो हमें फिल्म मिली। अब जैसे ही मुझे याद है हमारी एक ही बीवी आई उस दिन। तो बीबी आने के बाद में 90 के दशक में 4 जनवरी को, 4 जनवरी 90 में एक पेज छपता है नव भारत में, यश चोपड़ा की चांदनी के बाद नई खोज, दिलीप सेन, समीर सेन। तो हमारी फ़ोटो तो इसलिए नहीं छापी उन्होंने क्योंकि हमारा कोई नाम नहीं, तो उन्होंने चांदनी की फ़ोटो छापी, मतलब श्रीदेवी जी की फ़ोटो छापी। वो बहुत बड़ा ऐड हो, एक तरीके से हाफ पेज का ऐड ही हो गया था। अब हम उतरा लेके पागल हुए घूम रहे हैं कि यश चोपड़ा की पिक्चर मिल गई। खैर वहाँ से शुरुआत हुई। तो सर ये आपकी शुरुआत थी अगर माने तो, कि आपको लगने लगा कि हिट करियर। क्योंकि वो पिक्चर जब मैं पहले शो में देखने गया तो कोई नहीं था थिएटर में, तो मैं अपने आप को भी कोस रहा, दीपक सरीन को भी कोस रहा। बोला यार इतने अच्छे गाने दिए, कुछ समझ में ही नहीं आए। तो सेकंड शो में हम थे 2 बजे की, जब मैं गया तो पूरा थिएटर खाली। और जब मैं बैठा, टाइटल शुरू हुआ, जैसा मेरा गाने का वो धुन बजी, तारा, अब लोगों ने सीटियाँ बजानी शुरू की। मैंने अगल बगल में देखा तो भीड़ देखी, मैं बोला ये कहाँ से आ गई। तब मुझे पता लगा, मैं बोला नहीं यार 3 बजे के शो में हिट हो गई है। वहाँ से मैंने फिर दीपक सरीन को लोकल से फ़ोन किया। मैं बोला सर अगर ये देखें कि जो 90 का म्यूजिक था, 90 के गाने थे, अभी के देखें तो आप किस तरह से देखते हैं इसको, कितना डिफरेंस पाते हैं आप इनमें? अभी के गानों में जी, जैसे रैपिंग है, बहुत सारी चीजें अभी आ गई हैं। नहीं, पहले ऐसा- मेलोडी हुआ करती थी। रैप सॉन्ग तो देखिए इन लोगों ने अभी खाली नाम लिया हुआ, रैप कोई विदेशी गाना नहीं है। ये दरअसल में हमारा छंद है। अच्छा। अभी मैंने हमारी एक शिव क्वार्ट या मुकेश पांडे जी, राकेश पांडे जी के लिए मैंने हनुमान तांडव किया है। अच्छा। तो मैं समझाता हूँ उसी में से ये रैप निकला हुआ है।
कि हनुमंत की लपेट दिल अंगूर की झपट दिल दट्ट को दबड़ चरा पेट चाकला न बजे न कचरा तत हो तो कटा कट गिरी से ने फटाफट पटी पटी बार कभी को के लकार के ले जो हो जे लिकार पड़ी पेड़ पे लकार गडे रगा सरी जानता है तेज को कुमार करी को बेसम वीर लखन कुमार जो की जारी की रावा पैर सीताराम को उजारो रघुवन से को अनि आरोजन पे जमा गुरु न को रघुकुल मंडल प्रचंड बेदन मुने दंडन उमन न सुख न कल को तो इसी में तूने मुझे देखा नहीं, मैंने तुझे देखा नहीं, चाय भी पिलाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, चले मेरे साथ, तुझे चौपाटी घुमाऊंगा। मुझे कोई भी बोला आप इसमें फीड कर दीजिए। तो ये जो मैं एक बात आप लोगों को ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि संगीत जो विद्या है वो हमारे सामवेद से निकली हुई है। तो दुनिया में संगीत पैदा ही सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ है, बाकी लोगों ने हमें अडॉप्ट किया, फिर जो जिस तरीके से उसको अपने कपड़े पहनाता गया वो चलता गया। अच्छा, हर 5 साल में 10 साल में हर चीज का दौर बदलता है। बिल्कुल। हमारी फिल्म लाइन में नहीं, आप जाती जिंदगी में भी देखिए तो थोड़ा फैशन भी बदलता है। लेकिन आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? जैसे जो आपने शुरू किया था, आज का अगर हम देखें, म्यूजिक इंडस्ट्री देखें आज की, तो किस तरह से आप देखते हैं इस चेंज को? मतलब पॉजिटिव देखते हैं? पॉजिटिव तो इसलिए कहना पड़ेगा कि बिक रहा है तो पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। उम्र नहीं कह सकता पॉजिटिव, इसलिए क्योंकि वो पिक्चरें उन म्यूजिक की वजह से चलती है। तो आज वो दौर हो गया कि फिल्म जब तक चल रही है, जब तक वो म्यूजिक सुना जा रहा है, और जैसे फिल्म उतरी, चाहे वो हिट होने के बाद में 100 करोड़ का आजकल वो आता है, आपने देखा होगा, न्यूज आती रहती है ना कि फलानी पिक्चर ने 500 का कर लिया। अभी कहाँ कर लिया भाई, हम तो देखे ही नहीं कहीं। तो अभी कोई आपका प्रोजेक्ट आने वाला है क्या? हाँ, मेरी एक फिल्म अभी आई थी, रोमियो, अच्छा, गुड्डू धनवा की। और बाकी मैं सबसे ज़्यादा अभी भजन कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ अभी हमारे एक मेरे स्टारों के स्टार लाडले 2 भाई हैं, मुकेश पांडे जी, राकेश पांडे जी, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो रही बात, इसकी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है कि आज का दौर का म्यूजिक, तो देखिए आज के दौर के म्यूजिक में 2 चीज़ों की कमी है। पहली, सिचुएशन। जैसे हम लोग जब काम करते थे तो सिचुएशनें दी जाती थी कि इस सिचुएशन पे गाना देना है। जैसे अभी आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक फिल्म कर रहा था, मेहरबान। तो मेहरबान पिक्चर में मिथुन चक्रवर्ती जी, आशा जुल्का जी की शादी हो जाती है। तो नाइट में एक लेडीज संगीत होता है, इंटरकट में उन्होंने हस्बैंड वाइफ के सिंग जाते हैं, मगर बाहर लेडीज संगीत हो रहा है। बोलो गोरी बोलो जरा इतनी सी बात, चूड़ियाँ खनकती है क्यों सारी रात, क्यों ना होगी कन कन आधी रात को सजन, जब पकड़ेगा चूड़ी वाला हाथ रे। इस तरीके का एक गाना जाता है, इला अरुण जी और अनुराधा जी की आवाज में, और कोरस गया। बट ये नाइट जैसे ही खत्म होती है, सेकंड डे सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती के, आशा जी के 2 या 3 सीन जाते हैं, इमीडिएटली दूसरा गाना। तो रविशंकर जी ने बोला, सर यहाँ मुझे गाना चाहिए, रोमांटिक गाना चाहिए, उसमें आप होठों पे बस तेरा नाम नहीं दे सकते, नाम क्या है नहीं दे सकते, एक साफ सुथरे हस्बैंड वाइफ का गाना। तो मैं थोड़ा पजल हो गया, मैं बोला यार हस्बैंड वाइफ रोमांस कर रहे हैं तो कोई भी आशिकाना शब्द यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा देखो जरा देखो बरखा कि जो कुछ भी ऐसा छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ है वो, कोई गर्लफ्रेंड तो। बोला नहीं, मुझे एकदम साफ सुथरा गाना चाहिए, स्टैंडर्ड का गाना चाहिए। तब मैंने उनसे पूछा कि यार तुम्हारी नज़र में कोई पुराने संगीतकार का अगर कोई गाना यहाँ आए तो तुम कौन सा यूज़ करना चाहोगे? तो उन्होंने एक फिल्म थी जीवन मृत्यु, उसका एक गाना बहुत चला था, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। बोले ये गाना मेरे फिट होता है। तो वो मुझे बोल के चले गए। वो चले गए तो मैं, मेरी राइटर थी रानी मलिक जी, मैं बोला यार ये साउथ इंडियन है। बोले जी। तो मैं बोला इनको सितारे, झिलमिल, आंगन ये शब्द होने चाहिए, तो ये गाना पास होगा। तो बोले दिलीप मेरे पास एक गाना है, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशा। मैं बोला ठीक है, हो गया तेरा काम। तब मैंने गाना बना, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उस वक्त सिचुएशनों पे गाने बनते थे, आज सिचुएशन नहीं है, कुछ भी दे दिया, स्वांग से करेंगे सबका स्वागत। अबे क्या करेंगे, साइकिल चला रहा हूँ बच्चों वाली, उलट पलट कर रहा है, फिर इधर से उधर कर रहा है। एक और चीज थी, जैसे पहले के सिंगर्स में टैलेंट होता था, मतलब वो इतना अच्छा गाते थे। आज के सिंगर्स में कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, ऑटो ट्यून होता है। हाँ, तो उसको किस तरह से देखते हैं कि उनकी जो जर्नी है वो कैसी रहेगी, या उनका जो करियर है वो कितना लंबा रहेगा? आपने बरसात देखी है कभी? बरसात, बरसते हाँ हुए? हाँ हाँ, बारिश।
ओले तो नाम सुना होगा आपने। हाँ हाँ एक बुलबुले होते हैं, देखें कभी? नहीं देखें। देखें। पानी का अपना बुलबुला बन जाता है ना। तो आज का संगीत और आज के सिंगर और आज के म्यूजिक डायरेक्टर जस्ट लाइक बुलबुले हैं। वो फिल्म तक ठीक रहते हैं, कब फट जाए पता नहीं। तो इसलिए कोई गाना रजिस्टर नहीं होता है, कोई सिंगर रजिस्टर नहीं होता है, नहीं उन गानों के कोई बोल रजिस्टर होते हैं। आज भी अगर आप कोई इवेंट वगैरह देखती हैं या इंडियन आइडल या सारेगामा देखती हैं तो उसमें सारे 60 के 70 के 80 के 90 के दशक के ही गाने बजते हैं। आज का कोई नहीं बजाएगा आपको, 2000 के बाद के कोई गाने नहीं है उसमें। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं। तो मैं बुराई तो किसी की कर नहीं सकता, सब अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर जैसे ओले ओले बोला तो ओले तो ओले ओले ने हमें एक नया नाम दिया और एक नया रूप दिया। अभी जो ये चांद सा चेहरा आप देख रहे हैं ये ओले ओले की बदौलत। जी सर वो आपने ओले 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 वो शब्द कहाँ से आता है? वो गाड़ी पे मैं सुना था, गाड़ी पे ओले गिर रहे थे, कहीं जा रहे थे आप, क्या था वो गाना? हाँ, ये फैक्ट बात है। मतलब ये कोई मजाक वाली बात नहीं है कि जैसे लोगों को लगता होगा कि यार अमूमन ये हर इंटरव्यू में बोलता है कि मेरी गाड़ी पे बरसात बम्बई की बरसी, वहाँ से वो ओला शब्द आया। तो ये फैक्ट है कि ओले शब्द वहाँ से समीर जी ने को मैंने बोला जब बरसात ज़्यादा हो गई। हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी थी, वैन होती थी उस ज़माने में, आजकल दिखती नहीं है। तो मारुति की वैन निकली हुई थी, हमने सस्ती सी 10-11 हज़ार में ले ली थी क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर बन तो गए थे। तो यश जी के यहीं से निकले थे हम लोग। तो ओले ओले की जगह हमने गाना बजाया था, प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू को, आई लव यू तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन, रूठ के जाने वाली ना जा आजा तू, आई लव यू तुनक तुन तुन। एक था दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो, माना ये मैंने माना अय्यो अय्यो, ये गाने थे। तो 2 गाने हमने ऑलरेडी बना चुके थे। मगर ये यश जी ने बोला नहीं दिलीप जी वो, क्योंकि उनका एक जुमला ऐसा था कि मेरे रिच फैमिली है और प्लेबॉय है लड़का, मगर करोड़पति घर का है। अब हम लोग कंफ्यूज हो गए, यार करोड़पति घर का प्लेबॉय को ऐसा होता होगा। रोड छाप तो समझ गए कि मगर करता तो वो मैं, अब यश जी को तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि यार करोड़पति का छेड़ेगा तो लड़की को ही ना, माँ को तो छेड़ेगा नहीं, उसी को छेड़ेगा। तो वो अभी करोड़पति कैसे छेड़ेगा? तो हम कंफ्यूज थे। तो ये जब हमारे बोनट इसके छत के ऊपर जब बरसात गिरी तो मैंने बोला यार समय ऐसा नहीं लग रहा ओले गिरने। तब उसने कहा कि चाचा ये शब्द यूज़ करना चाहिए गाने में, जैसे हम लोग करते हैं ना, हम 2 प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, और अब ये मैंने कहाँ से उड़ाया? ये आपने देखा होगा जब रोड पे कोई तार वाल डालते हैं ना, पाइपलाइन, ए हा अच्छा ए हा, और यूपी बिहार शरा, तो उन दोनों का आहू को लेकर मैंने ये बना दिया। तो ये ओले शब्द हम लेके अपने घर तक पहुँचे। फिर मैंने समीर राइटर को बुलाया, मैं बोला यार इसको कर मैच। तब उन्होंने 2-4 शब्द इधर उधर के करते करते जब भी कोई लड़की आ गया, अब जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। मैं समीर को बोला यार साउंड बहुत अच्छा है, गाना भी अच्छा लग रहा है, मगर ये यशराज का नहीं है, वो कहीं अपने को निकाल नहीं दे। बोला नहीं यार सुना तो सही। मैं बोला नहीं सुनाऊंगा। 9 महीने हो गए हम लोगों को पिक्चर के, म्यूजिक हम लोगों ने सारा सेट करके रखा, खाली एक गाने के लिए फंसे हुए। और यश जी का एक सिस्टम था कि पहले सारे गाने फाइनल कराओ, राइटिंग वाइज म्यूजिक वाइज, फिर आप रिकॉर्डिंग में जाओ। फिर वो आते नहीं थे अपने असिस्टेंटों के लिए, जो पहली फिल्म में उन्होंने हमारे साथ किया था। तो कई दिन तक नहीं सुनाया उनको। फिर एक लड़की थी आपकी उम्र की, उसमें ड्रेस डिजाइनर, उसने वो गाना सुन लिया था। उसने यश जी को बोल दिया कि इनके पास एक ओले करके कोई गाना है। तो यश जी ने मुझे बोला यार तानसेन कोई ओले गाना है, तुम सुनाओ उनको। तो मैं बोला नहीं सर वो आपकी स्कूल का नहीं है। तब उन्होंने बोला स्कूल कोई नहीं होती, यशराज की कोई स्कूल नहीं है, आप गाना सुनाइए। तो मैंने ऊपरी मन से उनको सुनाया गाना। अब गाना सुनने के बाद में 3-4 मिनट तो सब शांत हो गए। शांत होने के बाद में फिर यशराज जी बोलते हैं, यश चोपड़ा जी, कि दिलीप सेन तानसेन ये इस साल का सबसे बड़ा गाना। हम डर गए। तो इस तरह से ये गाना मतलब सेलेक्ट हो गया। तब ये सेलेक्ट हो गया। और वो गाना आप यकीन मानिए हिट हो गया। आज की जनरेशन में मैं जब कभी कभी एयरपोर्ट पे या कहीं जाता हूँ तो अभी भी लोगों को चलता अपना है। परिचय देता हूँ मैं दिलीप सेन, तो जल्दी से कोई पूछता है तो हाँ। आप जैसी उम्र की जो बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ तो नहीं कहूँगा, जो मतलब जो स्टार हैं, वो बोलती हूज दिलीप सेन,
तो मैं बोलता ओले ओले गाना सुना है? जब भी कोई लड़की हाँ आई हार्ड इट इंग्लिश में बोल देती है, बोला हार्ड इट तो मैं हार्ड ही हूँ। सर आप एक बार गुनगुना के भी दिखा दीजिए ये गाना। आपको देख के और किसी को देख नहीं, सर, मैम सामने बैठे। हाँ तो वो मेरी एक दीदी है, उसी को देख के जाता हूँ। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाँव तराना यारा झूम झूम के ओले 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 ओले। इसी बात पे तो मेरी बीवी मेरे पे खुश हुई थी। सर आपने अब तक कितने सिंगर्स के साथ काम किया है, तो अगर हम तब की बात करें कि आपका कोई फेवरेट रहा हो जो आपको लगता हो कि मतलब ये परफेक्ट है, ऐसा कोई? एज ए काम के मामले में या गायकी के सर मामले में? आपका गायकी के फेवरेट मामले। सिंगर कौन है गायकी के मामले में? नहीं देखिए, ये बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेरे जितने सिंगर आए, कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम जी, हरिहरन जी, पंकज उदास, पुली मुखर्जी, अपना मोहम्मद अजीज जी, और अपना बाली ब्रह्मभट्ट जी, शब्बीर कुमार जी, अनवर, सुखविंदर जी, शंकर महादेवन जी, ये जैसे जैसे हम जो गाना बनाते हैं तो लड़के सारे उसमें परफेक्ट बैठते थे, क्योंकि हम जब गाना कंपोज करते हैं शान वगैरह, तो हम पहले सिचुएशन के बाद में हम जब कंपोजिशन करते हैं तो हम जहन में बिठा लेते हैं, जैसे मैं और समीर सिंह जी कि यार ये गाना हम इससे गवाएंगे, तो वो जहन में रहता है। तो जितने भी सिंगरों ने हमारे साथ काम किया, शुरू में उन लोगों ने थोड़ी सी तकलीफ उनको भी हुई थी, जब हम नए थे तो हमें होती थी, मगर जब हम सक्सेस हो गए और वो भी आधे सक्सेस हो गए तो फिर बाद में हमारा एक रेपो ऐसा बन गया कि वो हमको समझने लगे, हम उनको समझने लगे। क्योंकि जब आप सक्सेस होके साथ में काम करते हो, 5-10 गाने 20 गाने गा लेते हैं और हम 10-20 गाने उनको गवा देते हैं, तो एक फैमिली रेपो बन जाता है। तो चाहे वो लड़कियां रही है, साधना जी, अनुराधा जी, अलका जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, सुनीति चौहान वगैरह, ये जितने भी हैं, ऋचा है, जसविंदर नरूला जी है, तो आप हमारा कोई भी गाना सुनेंगे ना, चित्रा है जैसे, हरिहरन है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये दिलेर मेहंदी, ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये इस गाने में सूट नहीं थे, आपने जबरदस्ती ले लिया। तो फेवरेट है सारे। रही बात काबिलियत की, तो देखिए जब जहां से शुरुआत होती है, रफी साहब, किशोर कुमार, मन्ना डे साहब, मुकेश जी, ये एक अलग एरा था, उस वक्त की मेलोडी एक अलग थी। जैसे जैसे हम लोग आते गए, मतलब हम आते गए, मैं समझ ना, भप्पी लहरी, राजेश रोशन, रविंद्र जैन जी, अनु मलिक जी, हम लोग जो आए तो हमारी थोड़ी सी शैली चेंज होती गई। तो ये सिंगरों ने भी वो उस चीज को अडॉप्ट किया, बाखूबी उन्होंने अपना पूरा 100% काम किया। अभी एक आज ए आर के रहमान दौर का में- एक बयान भी आया था बीच में, क्या वो सही है कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, खासकर सिंगर वाली, जो दो समुदाय में बटी हुई है, वो कितना सही है? नहीं, ये मैं इसलिए नहीं मान सकता हूँ कि नरगिस जी और सुनील दत्त जी को देख लीजिए, उसके अलावा आप ये सोचिए ना कि साजिद नडियाद वाला को देख लीजिए, उसके साथ सब लड़कों ने काम किया है। आप इसको देख लीजिए, क्या नाम, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को देख लीजिए, सारे हिंदू लोगों ने उनके साथ काम किया, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई। रहमान जी का जो सबसे बड़ा, जो मैं समझ पा रहा हूँ, उनका जो एटीट्यूड और जो स्टाइल था, वो कंपनियों को भाया नहीं। प्रोड्यूसर तो एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये 5 करोड़ मांग रहा है या 10 करोड़ मांग रहा है, दे रहे थे, मगर रहमान जी का एक जो स्टाइल था ना, कि मैं अपना गाना बनाऊंगा तो आप सिर्फ मेरा गाना यूज कर सकते हो, आप मेरे ट्रैक या मेरे गाने को काट छाट वो नहीं करोगे। और अमूमन आजकल क्या हो जाता है कि जैसे गाना 5 मिनट का बन गया, अब उसको 3.5 मिनट का करना है, तो फिर प्रोड्यूसर, डांस डायरेक्टर मिलके या डायरेक्टर मिलके, यार लेंथ बढ़ रही है, काम करो इस गाने के, ये म्यूजिक उड़ा दो या एक अंतरा उड़ा दो, वो रहमान उसके लिए राजी नहीं होता था। दूसरा, रहमान अपनी रॉयल्टी शेयर नहीं करना चाहता था। अच्छा, तो अगर वो कहेंगे कि उनको काम नहीं देंगे, तो हिंदुस्तान की सबसे रामायण जो बड़ी बन रही है, कैन यू इमेजिनेशन, 3000 करोड़ की बन रही हो, उसमें म्यूजिक रहमान का है। एक फिल्म आई थी अभी, छावा, पूरा मराठी बेस्ड है, उसमें भी रहमान का म्यूजिक था। तो ये अगर उसने बात की है, या तो इसकी बात को तोड़ मरोड़ कर लोगों ने पेश किया होगा, उसने उसको ये कहा कि भाई मुझे काम कम मिलने लग गया है। तो काम तो देखिए, जैसे आज दिलीप सेन, समीर सेन है, हमने जब काम शुरू किया था तो डे नाइट हमारा काम चल रहा था, मगर जैसे जैसे नई पीढ़ी आई तो हमारा काम कम होने लगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए एक और चीज जो है, बॉलीवुड इंडस्ट्री पे हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि बहुत नेपोटिज्म है, कुछ काम नहीं। नहीं मिलता। उदय चोपड़ा यश जी के बेटे थे, 3 पिक्चरें आई, धूम वगैरह या मोहब्बतें, उसके बाद में उसको कहीं लॉन्च किया उन्होंने, शाहरुख खान के साथ ही सारी पिक्चरें बनाई,
अगर नेपोटिज्म ही होता तो वो अपने बच्चों को बार बार करते रहते। बाकी लोगों को भी ले लीजिए ना, राजेंद्र कुमार को ले लीजिए, और भी प्राणलाल मेहता जी को ले लीजिए, उन्होंने भी अपने बच्चे को 3-4 बार किया। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि इंडस्ट्री में काम उसी को मिलता है कि थोड़ा कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी तो एक प्रोसेस होता है, लोग लगे रहते हैं लाइन में। आप अगर लगे रहते हैं तो देखिए, नवाजुद्दीन शाह के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा स्टूडियो के बगल में ही वो आता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाँ, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब मेरे यहाँ आता था, कोई सोच नहीं सकता था कि आज वो उस मुकाम पे होगा। यू कांट बिलीव कि वो बड़ा पाँव के उसके वांदे थे, और वो एक छोटी सी पिक्चर कर रहा था। और जैसे उसकी एक पिक्चर आई, किक आई थी शायद, किक के बाद में वो सीधा निकल के बजरंगी भाईजान में आया, सीधा स्टार बन गया। तो नेपोटिज्म, ये सब बातें क्या है कि लोगों का बोलना है। मगर मैं इतने साल की मेरी इंडस्ट्री हो गई, मेरे परिवार को तो आज समझिए ना 1935 से लेकर कितने साल हो गए, जिसमें मेरे पिताजी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर 51 में बने थे, तानसेन के साथ। ये नहीं 51 में ये पहली पिक्चर थी उनकी, शौकियां। तो आप ये समझिए कि हम लोगों ने अब तक काम करते हुए आए। कभी जमाल सेन के नाम से किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं यार इसको मत दो। केदार शर्मा जी ने उनको ब्रेक दिया, और वो केदार शर्मा जी हिंदू थे, राज कपूर के गुरु थे। तो ये सब बोलने की बातें हैं कि जब काम नहीं मिलता है तो आदमी बोलता नेपोटिज्म। जहां तक रही बात लड़कियों की, तो मुझे बताइए, अगर यश चोपड़ा या इन लोग ऐसे करते हरकतें लड़कियों की, तो क्या यशराज बैनर बनता, या ये जो बड़े बड़े बैनर बने ऐसे ही बने हैं क्या? करोड़ों के जो बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं हम में कमियां हैं, तो इसलिए हमें काम नहीं मिल रहा। वैसे कुछ मलाल होता हुआ दिल में कि इतने सारे हिट गाने देने के बाद, 200-150 फिल्म करने के बाद, अच्छी वो भी हिट फिल्म करने के बाद, नोबल आज तक नहीं मिला वो हम लोगों को आप? नहीं, उसका कारण ये है कि हम लोग उतने ही पढ़े लिखे हैं जितना म्यूजिक है। इन चीजों के लिए जो मिलता है ना, एक तो सिफारिश से मिलता है, अच्छा, और दूसरा आपको भरना आना चाहिए। तो अभी हमारी एक बिटिया है, हमने उनसे बात की है, देखो वो भर रही है, हमारा हो सकता है हमको मिल जाए। अच्छा। मगर नोबल की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आप काम कर रहे हैं, आपका सबसे बड़ा अवार्ड वो होता है कि पब्लिक आपको प्यार करे। और आज मुझे इस बात का फक्र है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, अब 70 साल की उम्र में भी अभी भी लोग मुझे बुलाते हैं, प्यार करते हैं, आशीर्वाद मेरा लेते हैं, या मुझे आशीर्वाद के बतौर बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे काम की बदौलत ही बुलाते होंगे। ये तो मेरे जैसे तो कई संगीतकार हैं, तो ये आप नहीं कह सकते हैं। अवार्ड अपनी जगह है, ठीक है, वो मिलने से क्या है कि आपका बुढ़ापा सुधर जाता है। आपके जाने के बाद में बच्चे बोलते हैं हमारे बाप को ये मिला, वैसे हमको दादा साहब फाल्के मिला हुआ है। सर, आपने इतने अच्छे अच्छे गाने करे हैं, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट कैसे करते हैं आप? सक्सेस बेटा देखो, जब आपकी कोई चीज हिट हो जाती है ना, तो वो अपने आप में सेलिब्रेट होती है। जैसे अभी कुछ पिक्चर, एक मेरी एक फिल्म थी, उसका नाम नहीं बताऊंगा, उसके गाने इतने प्यारे थे, मगर वो पिक्चर नहीं चली, म्यूजिक चला उसका। पर बाद में जब फिल्म नहीं चलती है तो म्यूजिक पूरा वॉश आउट हो जाता है। तो उसके गाने आप यकीन मानिए कि उस दौर के सबसे हिट गाने थे मेरे, पर वो थोड़े से चलने के बाद में गायब हो गए। और रही बात अभी हम चाचा भतीजे की, तो अभी जब कोई फिल्म चल जाती है तो मैं उसका सेलिब्रेट, अभी देखिए जब ये गाना चला मेरा ओले ओले, तो समीर जी की मम्मी जो मेरी भाभी जी हैं, उन्होंने बोला यार तुम्हारी फिल्म चल रही, मैं भी देख के आऊंगी। मैं बोला कहाँ जा रही है? वो बच्चों की फिल्म है, तुम कहाँ ये ओले ओले देखती फिरोगी? बोला नहीं मैं जाऊंगी, मैं देखूं तो सही, लोग हिट बोलते हैं तुम्हारी पिक्चर हिट हो गई है। तो मैंने नवरंग सिनेमा हॉल में फोन किया कि यार वो मेरी भाभी आ रही है, तो जरा एक अच्छी रो की टिकट दे देना। तो उसने 5-6 टिकटें भेज दी, भाभी अपने साथ 1-2 को ले गई। तो भाभी जी बैठी, तो उनके बगल में भवंस कॉलेज की लड़कियां कुछ आई। अच्छा, आंटी जी आंटी जी आंटी जी। बोले क्या? अरे वो गाना तो नहीं गया। बोले कौन सा? बोले ओले ओले। बोले क्यों बेटा? अरे बोले उसकी वजह से हम तीसरी बार आ रही हैं, हम जब भी आते हैं गाना चला जाता है। तो ये जब मेरी भाभी ने सुना, सुनने के बाद में जब घर आई, बोला यार तुम्हारी पिक्चर वाकई में हिट है। मैं बोला कैसे तुमको लगी? पिक्चर कहाँ से अच्छी होगी? पिक्चर तो हिट है, ठीक है, पिक्चर की कहानी अच्छी है, बनी अच्छी है, यशराज बैनर है, नरेश ने काम भी अच्छा किया, फिर आर्टिस्ट भी ढंग के काम किए। बोला नहीं, मैंने ये देखा कि म्यूजिक हिट है तुम्हारा, तो एक खुशी अलग होती है। आप लोगों ने मेरा कोई म्यूजिक सुना जिसकी वजह से आपको अच्छा लगा कि हाँ भाई दिलीप मिश्र ने ये म्यूजिक अच्छा दिया? ये एक तो ये ओले ओले तो फेमस ही बचपन से सुनते आ रहे, डांस करते आ रहे। हम तो बारात में ओले ओले ही बजवा देते थे, जब तक बारात में ओले ओले जैसे आप हैं,
आपने कभी ऐसे किसी को देख के ऐसे गाया होठों पे बस नहीं। तेरा नाम है? तो आप अप्रोच कैसे करोगे? मेरा कोई गाना साथी मेरे तेरे बिना, या सुनना पड़ेगा सर आपसे। या फिर वो हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ, बेचारा दूर से ऐसे ही होगा। अच्छा, ये बताओ, जो पहले वाले जो गाने रिकॉर्ड होते थे बहुत सारे साजो सामान के साथ होते थे, वो कैसे होते थे, क्या लाइव होता था, लाइव म्यूजिक, लाइव ऑर्केस्ट्रा होता था, लाइव ही सिंगर होते थे साथ में, हाँ। उसमें सिंगर हमारे साथ ही गाते थे। तो सर अच्छा। आज के टाइम में जैसे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक यूज हो रहा है, जो पॉप कल्चर आ चुका है, हम्म। तो आपने क्या डिफरेंस देखा है कि म्यूजिक किस तरीके से इवॉल्व हुआ है? बेटा अभी रूह नहीं है, आत्मा नहीं है। पहले क्या होता था, जब आप गाना गाते हैं तो म्यूजिशियन के साथ गाते थे, और जब आप म्यूजिशियन के साथ गाते हैं ना, तो एक टेम्पो जो होता है ना, मैं टक 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 जो बीट बोलते हैं हम, जैसे हार्ट बीट होती है, टक 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 टक, तो थोड़ा सा बढ़ना छोड़ना, जब हम क्रॉस से मुखड़े माने ना कहना पागल मस्त पवन सा दिल ये डोले ओले ओले, अब ये आएगा तो थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक बढ़ता था। वो आजकल नहीं, आजकल टिक टिक है, क्योंकि सिंगर को उसके दायरे में ही गाना है, क्योंकि म्यूजिक पहले ले लेते हैं हम लोग, अब उसको आगे सिर्फ वो भरनी करने हैं। तो कोई चीज की पोता पोती करने से तो आप समझ सकते हैं, ड्राइंग आपने ऑलरेडी पहले कर चुके हो, अब उस ड्राइंग में आप आए कि भाई ये जगह खाली है, इधर तेरे को लाल कलर या पीला कलर भरना है, आप भर दोगे, बोलेंगे यार थोड़ा सा छूट गया है, काम करना थोड़ा सा कपड़े से करके तू कर दिखे चला, जैसे कि आज का ट्यूनर आ गया। तो सर आज का कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको पसंद आया हो? नहीं, अभी जो ये लड़के अरिजीत ने जो काफी गाने गाए हैं, अब आप बोलेंगे सुनाओ तो गा के, बेटा बुरा नहीं मानना अरिजीत जी, सॉरी। मिथुन ने पिक्चर दी थी आशिकी 2, उसके गाने काफी अच्छे थे। एक लड़का और अच्छा है, वो भी उसी वक्त आया था, अंकित 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 तिवारी, अच्छा। उसके कुछ गाने काफी अच्छे हैं। इन बच्चों ने अच्छा काम किया, और बाकी लड़के भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हिमेश ने काफी अच्छा म्यूजिक दिया, साजिद वाजिद ने अच्छा दिया, लड़के आजकल इतने अच्छा काम कर रहे हैं। बट अब आप ये मुझसे कहेंगे कि आपको गाने क्यों नहीं याद है, तो होता क्या है कि मुझे मेरी फिल्म के मेरे गाने याद नहीं है। लेकिन अभी जो आपने हनुमान तांडव सुना है, बहुत ही शानदार था, कुछ और सुना दीजिए, भक्ति रंग वाला। देखिए, भक्ति तो मैं शिव का भक्त हूँ, तो मेरा एक गाना ऐसा है जो मुझे अमर कर गया। बोलेंगे आप तो जिंदा कैसे कर गया, वो इसलिए कर गया बोलूंगा कि उसका सारा श्रेय गुलशन जी को जाता है, टी सीरीज को जाता है। वो ऐसा था, शिव मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा, बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी। ये गाने आज भी चलते हैं, मैं बालक तू माता शेरावाल। तो आज भी मेरे भक्ति गाने चलते हैं, जिनकी वजह से मैं पहचाना। वो मुझे क्यों खुशी होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम दिल्ली से कहीं बाहर आसपास के गाँव में जाते हैं, बिजनौर या उसके इधर उधर, तो जब सुबह की वक्त फ्लाइट होती है हमारी 12-1 बजे की, तो 2-3 घंटे की ड्राइविंग होती है, तो आपको जल्दी उठना पड़ता है। तो आसपास के गांव में कहीं मंदिर होता है शिव जी का, तो वहाँ ये गाने आपको सुनने को मिल जाते हैं। और ये जो शिव जी का जो पर्व आता है अपना शिवरात्रि वगैरह, इसमें आपको मेरे भजन गाने को सुनने को, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि नहीं भाई, ओले ओले भले ही नहीं सुने लोग, मेरे शिव के मेरे भजन सुन रहे हैं। सर हमारे यहाँ एक मिथुन चक्रवर्ती के बहुत तगड़े फैन है, और वो उनकी ऑन डिमांड है। मिथुन चक्रवर्ती के साथ आपने जितनी भी फिल्में की, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? और मिथुन जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि वो, आपको पता है कि डांस के जो हीरो माने जाते थे, तो एक जमाने में डांस हीरो माना जाता था जितेंद्र जी। मस्त बहारों काम है, वो अपनी स्टाइल से करते थे। तो उस पर बीट पे जो डांस करना था, जैसे डिस्को डांसर वगैरह, तो इसमें मिथुन थे। जो इन्होंने डांस मतलब क्या होता है वो बताया कि हीरो डांस कर सकता है। उसके बाद में गोविंदा जी आ गए, और मेरे ख्याल से गोविंदा जी के बाद तो अभी ऋतिक रोशन जी, काफी अच्छे अच्छे लड़के आ गए। मिथुन जी का एक मेरा गाना बहुत चला था, वो मेरे सीने में दिल मेरा डोले के पिंजरे में पोपट बोले,
ओ मेरी मैना मैना, ओ मेरी मैना मैना, ओ मेरी मैना तू जब जब डोले के पिंजरे में पोपट बोले। एक वो है मेरा, मिर्ची रे मिर्ची कमाल कर गई, धोती को फाड़ के रुमाल कर गई। मिथुन जी के साथ मेरे ख्याल से 36 फिल्में मेरी, 36। 36, हाँ 36 तक कर ली होगी शायद उस वक्त। और बाकी सनी जी के साथ 3 पिक्चरें की, गोविंदा के साथ 6-7 की, अक्षय के साथ 4-5 की, और अजय के साथ 2 पिक्चरें की, 2 या 3 पिक्चरें की। ऐसे काफी लोगों के साथ अच्छा रहा रेपो हमारा। सर यूजुअली एक सॉन्ग बनाने में टाइम कितना लगता है? नहीं बेटा ऐसा नहीं, देखिए सॉन्ग बन जाता है इमीडिएटली, वो मेरे मिजाज पे होता है, क्योंकि जैसे आप किस मूड में बैठे हो। तो जैसे मैं भक्ति के गाने बनाता हूँ तो मैं एक साथ में 10 बना देता हूँ, अच्छा। अच्छा। वो मेरा मूड चलना चाहिए। वैसे ही रोमांटिक गाने का, क्योंकि देखिए क्या होता था कि एक समय था ऐसा जब हम लोग हिट हुए, सबका टाइम आता है, तो हमारा भी समय आया। तो उस वक्त ये था कि आज एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर आप आए हो, और आज आपकी अगर सिटिंग कैंसिल हो गई आपने की तरफ से, आपकी तरफ से, तो फिर 3 महीने बाद आपको डेट मिलती थी। तो उस वक्त इतना टाइम होने के साथ साथ हम लोग गाने बनाते थे। तो गाने ऐसे होते थे कि जब सक्सेस होता है ना बेटा, तो वो आप भी करते तो अच्छा लगता है। तो हमने जितनी भी फिल्में की उनमें हमको कोई गाने में, एक गाने में मुझे तकलीफ आई थी, वो आईना है मेरा चेहरा। वो इसलिए तकलीफ आई कि प्रमिला चोपड़ा जी उसकी मतलब पूरा कोऑर्डिनेट कर रही थी, जैसे होता है ना पूरे प्रोजेक्ट को। बोला दिलीप जी इसमें 3 सिंगर हैं, अमृता गाना शुरू करेगी, उस गाने को बीच में से पकड़ेगी जूही चावला, उसके बाद में उसको समाप्त करेगा जैकी श्रॉफ। अब वो आईना है मेरा चेहरा, अपनी सूरत में देख ले, उठा दिल भर निगाहों को, जो भी इसके बोलते। फिर जूही आती, आदमी आईना नहीं होता, झूठ को कुछ माना नहीं होता, झूठ की उम्र तब तक होती है जब तक सच का सामना ना छूटेगा। तो इस तरह उस गाने में हमको थोड़ा समय लगा। जिस तरह से आपने बताया अभी कि मतलब आप लोग सब देख के चलते हैं, ऐसे ये भी बोलते हैं कि एक अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर एक अच्छा फिल्म डायरेक्टर भी बन सकता है, चाहे विशाल भारद्वाज को ले लें या फिर संजय बंसाली को ले लें। आपकी बात करें, क्या आप आगे चल के डायरेक्शन में जाएंगे? नहीं, और डायरेक्शन में जा सकते थे, पर जो विशाल की आप बात कर रहे हैं, विशाल के साथ में सबसे अच्छी बात क्या रही, उसका सराउंडिंग जो था ना, वो रहा अपना इनका गुलजार साहब का। और हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही सुलझे हुए, मतलब स्टोरी राइटर ले लीजिए या गीतकार ले लीजिए या इंसान ले लीजिए, गुलजार साहब से बड़ा कोई नहीं है। उनकी लेखनी में समझ लीजिए, उनकी फिल्मों में देख लीजिए, वो जो सटायर लेके आते हैं, जो फिल्में उन्होंने बनाई है, आपको लगेगा कि कुछ अलग एक मीडिया देखने को मिले। तो विशाल जो है उनको ज्यादा फॉलोवर करता है। और फिर देखिए सक्सेस जब आदमी होता है ना, तो वो कुछ भी बनाए चलता है, मगर कभी कभी ज्यादा उड़ने लगे तो फिर फ्लॉप भी देने लग जाता है। बिल्कुल, देखिए अगर जैसे आपने बताया कि उनके साथ गुलजार साहब, अगर हम आपकी जर्नी की बात करें, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स या आपके करियर के टाइम पे कोई ऐसा शख्स जिसने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हो, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हो, जिसकी वजह से आप आज यहाँ पहुंचे? सपोर्ट शब्द में समझा नहीं, क्योंकि जिस जमाने में हम लोग आए थे उस वक्त पैसों की बहुत वैल्यू थी, और पैसा प्रोड्यूसर हमको जल्दी देता नहीं था क्योंकि हम नए थे। तो उस वक्त एक आदमी आया जिसका नाम है गुलशन कुमार। उनके आने के बाद में हमें पैसा क्या होता है ये पता चला, नहीं तो हम 11,000 25,000 में फिल्म करते थे। मगर गुलशन कुमार जी ने आने के बाद में म्यूजिक डायरेक्टर को एक नई पहचान दिलाई। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, मैं जब बच्ची हुई तो मेरे पास पैसे नहीं थे हॉस्पिटल के भरने के लिए, बड़ा मायूस था। मैं बोला यार प्राइवेट में कर दिया एडमिशन, अब बच्ची को लाएंगे कैसे घर पे। तो मैं गुलशन जी से ऐसे ही मिलने गया, अचानक समीर ने बोल दिया यार इनकी लड़की हुई है, इनका चेहरा क्यों उतरा है? बोला नहीं नहीं सर इनकी लड़की हो गई। अरे बोले यार तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। तो मैं दिल में सोचा यार लक्ष्मी क्या आई है, लक्ष्मी तो उसको तो लक्ष्मी लाने के लिए पैसा ही नहीं मेरे पास, कहाँ से लक्ष्मी आई, बेचारी गरीब नहीं। जैसे भी बच्ची बहरी, अब मैं उस वक्त हम लोगों ने कभी, मैंने मेरे इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी। उन्होंने अपने आदमी से कहा सुशील इनके गाने कितने हुए? बोले 3 हो गए। बोले डबिंग? बोले 1 की भी नहीं हुई। तो एक काम करो इनको 50,000 दे दो। 50,000 सुन के मेरा दिल यहाँ आ गया।
उसके बाद में जो उन्होंने पेमेंट करनी शुरू की हम लोगों को पैसे दिखाने, फिर हम लोगों का भी जब नाम हुआ तो लोग हमें पैसे देने। तो अगर सही माने में अगर किसी ने सपोर्ट किया तो गुलशन जी थे। और गुरु की बात करें कि अगर आप किसी को गुरु मानते हो? नहीं, गुरु मेरे परिवार से बड़ा कोई नहीं है। इंस्पिरेशन जो मैंने लिया या जिन संगीतकारों से मैं इंस्पिरेट हुआ, देखिए खयाम साहब, नौशाद साहब, सलील चौधरी, जयदेव, मदन मोहन जी, ये एक अलग स्कूल है। अपना वसंत देसाई साहब, अपना श्री रामचंद्र जी, मेरे पिताजी, बड़े भाई साहब, फिर आ जाइए शंकर जयकिशन, अपना R.D. बर्मन, H.D. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी। तो ये जो दूसरे तकबे के जो आए उनमें से मैंने दो को फॉलो किया, शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत जी को। तो आप देखिएगा अगर हम तीनों का म्यूजिक सुनते हैं तो नंबर 1 जैसे मैं करता हूँ शंकर जी को, तो नंबर 2 में आ जाते हैं लक्ष्मी जी, तो नंबर 3 में मैं अपना नाम ले लेता हूँ। अच्छा। वो इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि उनके चिन्ह कदमों पे मैं चला। उनकी जो मेलोडी, उनका जो स्टाइल ऑर्केस्ट्रा का, वो मैं काफी हद तक फॉलो किया। तो मेरे आइडियल तो ये दो ही संगीतकार रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से तुम लोगों का काफी कुछ हो गया। अब आप मिथिलेश जी को मेरी तरफ से बधाइयां दीजिए। अपना क्या विजन है ये? मिथ मीडिया जो है, तो मेरे चाहने वालों, मिथ मीडिया को आप देखने वालों, क्योंकि इंटरव्यू तो ऐसा है कि जब ये मेरी जीवनी पे करेंगे तो ये 10 मिनट आधा घंटा भी बहुत कम रहेगा। सर एक शायरी के साथ। 5 वक्त जो करे इबादत, 5 वक्त जो करे इबादत, कभी न बने नमाजी। जब तक इश्क न होगा दिल में, रब न होगा राजी। ना बन मोमिन, ना बन काफिर, ना पंडित ना काजी। उठ रांझण चल यार मना ले, सर की लगा के बाजी। मिथ मीडिया मेरा प्यार है, उसको मेरा सलाम, नमस्कार, नमस्ते, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात नमस्ते। करने के लिए।